जो नेक्स्ट टॉपिक है अब वो है स्टेट सिस्टम के बारे में। इसके सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो स्टेट वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, और उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन जिसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं, उसके बाद कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि ज़रूरी चीज़ें हैं। 4 एलिमेंट्स हैं बेसिक, जो कि हम कहते हैं कि एक स्टेट के अंदर हों तो हम उस नेशन को या उस टेरिटरी को एक स्टेट कहेंगे। सबसे पहले ये जो वर्ड स्टेट है ये स्टेटस से निकला है, और इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी एसोसिएशन लोगों की जो कि जियोग्राफिकल एरिया के अंदर रहते हों और उनके पास एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट हो, और उस गवर्नमेंट के ऊपर कोई एक्सटर्नल या आउटसाइड या फॉरेन इंटरवेंशन ना हो या कंट्रोल ना हो, यानी कि वो सॉवरन हो, वो अपने खुद से रह सकते हुए हों। वो जियोग्राफिकल एरिया एक स्टेट कहलाता है। इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है वुड्रो विल्सन की। वुड्रो विल्सन यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। According to him, the state is a people organized फॉर लॉ विद इन अ डिफाइंड टेरिटरी। मतलब ये कि एक डिफाइंड टेरिटरी है, उसके अंदर लोगों ने अपना एक सिस्टम, एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ मेंटेन्ड लॉ रखा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक स्टेट है। सेकेंड डेफिनेशन है एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल वॉज अ पोलिटिकल थिंकर एंड अकॉर्डिंग टू हिम द यूनियन ऑफ फैमिलीज़ एंड विलेजेस, यानी कि एक कॉन्सेप्ट, एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैमिलीज़ एंड विलेजेस जिनके पास परफेक्ट और सेल्फ सफिशेंट लाइफ हो, और वो एक ऑनरेबल लाइफ गुजार। ऑनरेबल लाइफ से मुराद ये है कि वो एक हेल्दी लाइफ जिसके अंदर उनकी लाइफ, प्रॉपर्टी और जो लिबर्टी है ये सेव होते हों, और उनके और डिफेंस की भी कोई इश्यूज़ ना हों, और वो एक सॉवरन लाइफ गुजार रहे हों, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक स्टेट है। इसी तरह जो थर्ड इसकी डेफिनेशन है वो जबरल एलिमेंट है। इसने यूज़ किया है पॉलिटिकल सिस्टम का वर्ड फॉर स्टेट। ठीक है, ही सेज दैट पॉलिटिकल सिस्टम इज़ लेजिटिमेट ऑर्डर मेंटेनिंग फॉर ट्रांसफॉर्मिंग सिस्टम इन द सोसाइटी, यानी कि जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत ज़रूरी है कि आपने एक ऑर्डर मेंटेन करना है या आपने एक सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है एक सोसाइटी के अंदर, तो उसने वर्ड यूज़ किया है पॉलिटिकल सिस्टम का फॉर द स्टेट को डिफ़ाइन करने के बाद हम इन्हीं डेफिनेशन से देखते हैं कि हमें पता चलता है कि देर आर 4 एलिमेंट्स इन अ स्टेट, यानी कि 4 ऐसी चीज़ें जो कि एक कौम के अंदर, एक नेशन के अंदर होंगी, तो हम कहेंगे यस दिस इज़ अ स्टेट। सबसे पहली है कि उनकी पॉपुलेशन होनी चाहिए। अब ये भी क्वेश्चन है कि कितने कितने नंबर ऑफ़ सिटीजन्स होने चाहिए, यानी कि कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, देयर इज़ नो लिमिट, लेकिन ये मॉडर्न सेंस है। प्लाटो को अगर देखें तो कहते हैं कि एक आइडियल स्टेट ये है कि उसमें 5040 सिटीजन्स रहते हों, और एरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली 10,000 सिटीजन्स अगर किसी स्टेट के अंदर हैं तो वो एक अच्छी पॉपुलेशन है। लेकिन हमारी जो अभी मॉडर्न स्टेट की डेफिनेशन है उसके अंदर हम कहते हैं कि कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि नॉट टू बिग, इतनी ज़्यादा ना हो कि आपके ऊपर बर्डन हो, और उनकी जो लाइफ है उसको एक हेल्दी लाइफ गारंटी करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा टैक्सेस और इस तरह की चीज़ें लगानी, और नॉट टू स्मॉल, इतनी कम भी ना हो कि अगर वॉर की सिचुएशन आती है तो आपके पास मैन पावर ही कम हो जाए, किसी भी लेबर भी कम हो जाए, और इंडस्ट्री चलाने के लिए भी लोग ना हो, ऑफिस चलाने के लिए लोग ना हो, एंड यू हैव टू वरी अबाउट द पॉपुलेशन कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके अंदर एक जनरल नॉलेज के 2 क्वेश्चन है कि जो लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन है वो है चाइना, और जो स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन है वो सैन मेरिनो है इटली के अंदर। अब पॉपुलेशन पे ही एक वर्ड यूज़ किया जाता है हीरोइन मदर्स में। ये नाज़ी जर्मनी और जो फासिस्ट रजीम थी उनके टाइम पे ये होता था कि इफ़ अ मदर हैविंग मोर चिल्ड्रन सो शी इज़ अ हीरोइन मदर, क्योंकि उस टाइम पे तो उनको मैन पावर ज़्यादा चाहिए थी, तो अकॉर्डिंग टू देम तब ये कॉन्सेप्ट था कि बहुत ज़्यादा, जितने ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उस तरह से उनकी एक मैन पावर क्रिएट हो रही थी, एक पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ती जा रही थी। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है, जो एलिमेंट है स्टेट का, वो है टेरिटरी, यानी कि एक बाउंड्री हो, एक उनके एक रियासत की एक बाउंड्री होनी चाहिए। अब स्मॉल स्टेट्स जो होती हैं उनमें ये फ़ायदा होता है कि उनमें गवर्निंग अच्छी हो जाती है, मेंटेनेंस अच्छी हो जाती है, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज भी है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम होती हैं। लार्ज स्टेट में तो ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज भी ज़्यादा होती हैं, टेरिटरी भी ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है, बस ये उसका एक ड्रॉबैक होता है कि उसकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ एक स्टेट के अंदर होनी चाहिए वो है गवर्नमेंट। अब जो हमने पहले पॉपुलेशन और टेरिटरी पढ़ी हैं, ये दोनों तो एक फ़िज़िकल एस्पेक्ट हैं कि फ़िज़िकली ये चीज़ें होनी चाहिए। गवर्नमेंट इज़ अ पॉलिटिकल एस्पेक्ट, एंड द फोर्थ पॉइंट दैट इज़ सोवरेनिटी। सोवरेनिटी एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आ जाता है। तो गवर्नमेंट का मतलब है कि एक जो स्टेट है, एक रियासत है, उसके अंदर एक हुकूमत होनी चाहिए, एक ऐसी हुकूमत जिसको आवाम ने, जिसको पब्लिक ने अपने ऊपर इलेक्ट किया हो कि दीज आर द चूजन रिप्रेजेंटेटिव, हमारे ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे शुड decide our fate, they should decide our, they should do the planning for our future.
ठीक है। ये एक एजेंसी है जो कि फॉर्मुलेट करती है द विल ऑफ पीपल, और गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो इंसानों की भी, यानी कि इंडिविजुअल्स की लिबर्टी एंड जो स्टेट है उसकी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करे। तो गवर्नमेंट जो कि एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है स्टेट का, उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जो फोर्थ एंड द लास्ट एलिमेंट है स्टेट का, वह सोवरेनिटी, यानी कि जिसको हम कहते हैं खुद मुख्तार होना, सुपरमेसी ऑफ स्टेट। और इसमें हम ये कहते हैं कि ये जो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, ये वाहिद वो कॉन्सेप्ट है जो कि डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन से एक स्टेट को डिफ्रेंशिएट करता है। इसके आगे दो तरह की टाइप्स हैं, एक इंटरनल सोवरेनिटी एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी। इंटरनल से मुराद है कि स्टेट के अंदर की सोवरेनिटी, और एक्सटर्नल से मुराद है कि उसके बाहर की, जब हम एक इंटरनेशनल मार्केट को देख रहे होते हैं। तो इंटरनल सोवरेनिटी का मतलब है स्टेट हैज़ नो कंट्रोल ओवर द इंस्टीट्यूशन एंड द पीपल ऑफ द स्टेट। के इंटरनल सोवरेनिटी ये कि जो अंदर के इंसान है वो खुद मुख्तार है, एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी के जो स्टेट है उसके ऊपर कोई फॉरेन इंटरवेंशन नहीं है, कोई फॉरेन कंट्रोल नहीं है, वो फ्री है कि वो अपने डिसीजंस इंटरनेशनली खुद से ले सकें। फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आता है कि ये जो स्टेट है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है। तो उसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे द डिवाइन ओरिजिन्स है, सेकंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, फिर द फोर्स थ्योरी है, द पैट्रियार्किकल थ्योरी है, द मैट्रियार्किकल थ्योरी है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में हम ये पढ़ेंगे, दैट इज़ द एवोल्यूशन थ्योरी और हिस्टोरिकल थ्योरी। एवोल्यूशन थ्योरी एक साइंटिफिक थ्योरी है, और आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एवॉल्व होती रही है। और इसके अंदर बेसिकली हम ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि जो स्टेट है वो बेसिकली एक हिस्टोरिकल उसकी ग्रोथ होती रही है, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी ग्रोथ होती रही है। ली कॉक भी एक साइंटिस्ट था, और उसने कहा था कि स्टेट इज़ अ ग्रोथ, स्टेट एक ग्रोइंग में है, ग्रोथ में है। एक एवोल्यूशन, एवोल्यूशन को कहते हैं कि जैसे एक प्रोसेस होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर चेंजेस आती है, और एक प्रोडक्ट हमारे पास एक ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म उस प्रोडक्ट की हमें मिल जाती है। द रिजल्ट ऑफ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ग्रेजुअल होता है कि स्लो स्लो स्टडी सा प्रोसेस था, running through all the known history of man and reading into remote and unknown part। इसके जो सपोर्टर्स हैं इस थ्योरी के, द एवोल्यूशन थ्योरी और हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट, इसके सपोर्टर्स हैं जॉन मॉर्ले, गीटल, गार्डनर, बुर्गल्स एंड लीकॉक। ये सारे साइंटिस्ट हैं। इनमें से ये गीटल और जो लीकॉक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि एक स्टेट के ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिन्होंने इस स्टेट के ओरिजिन में, यानी कि स्टेट को बनने में उन्होंने हाथ दिया। हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स कैसे हुई, उसमें जिन जिन चीज़ों ने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, उनमें सबसे पहले है किनशिप। किनशिप फैमिली होती है, एक क्लान बनता है, एक ट्राइब बनती है। वो ट्राइब के अंदर फिर बहुत सारे लोग होते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती है, और वो फिर एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं स्टेट का, वो फिर एक स्टेट बन जाएगी, रियासत बन जाती है। इसमें हम कोट कर सकते हैं मैक आइवर का एक कोट, इट इज़ द किनशिप विच क्रिएट द सोसाइटी। ठीक है, वो यही कहता है कि जो किनशिप है ये सोसाइटी बनाती है, एंड सोसाइटी एट लेंथ क्रिएट द स्टेट। और फिर जब उसने कहा कि जो किनशिप है ये बनाती है सोसाइटी, और सोसाइटी जो है बनने के बाद बना देती है स्टेट को। तो ये तीनों चीज़ें, किनशिप, सोसाइटी और स्टेट, इस तरह से रिलेटेड है। सेकेंड जो चीज़ है वो रिलीजन है। पहले ज़माने में ये होता था कि लोग क्योंकि इनोसेंट थे, दे नॉट हैव एजुकेशन, उनके पास सिर्फ दीन होता था। दीन उनको प्रीस्ट ने या जो भी मुल्ला से उन्होंने सिखाया, वो उनको फिर अपना मान लेते थे, अपना एक सरबराह मान लेते थे। तो जो कुछ वो प्रीस्ट बोलेगा वही उसको मानेंगे, तो वो फिर आगे जाके उनका रूलर बन जाता था। जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है फोर्स। कुछ स्टेट्स फोर्स से भी बनती हैं। ये हंट्समैन एंड हर्ड्समैन, ये एक कॉन्सेप्ट है जो आगे हम जाके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इनकी स्टेजेस को पढ़ेंगे। लेकिन ये वो स्टेजेस है जिनसे होके ह्यूमन सोसाइटी यहाँ तक पहुँची है, कि जितनी ज़्यादा पावरफुल, कुछ मतलब इस तरह से ट्राइब्स होते थे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स है, मैन पावर ज़्यादा है, वो बहुत पावरफुल होते थे, तो उन्होंने बहुत सारा लैंड कंकर कर लिया। उस लैंड को कंकर करने के बाद उन्होंने उसको अपनी रियासत का पार्ट बना लिया, अपनी स्टेट का पार्ट बना लिया। मैं आइवर की इसमें एक और हम कोट कर सकते हैं, कॉन्क्वेस्ट एंड डोमिनेशन पेव द वे फॉर द इमर्जेंस ऑफ स्टेट। तो इसमें मैंने कहा कि जो कॉन्क्वेस्ट, जो फतूहात थी, और जो डोमिनेशन, जो उन्होंने डोमिनेट किया उन लोगों ने पावर फोर्स के ज़रिए, उसने इमर्जेंस ऑफ द स्टेट में हाथ बढ़ाया। जो नाइन्थ एलिमेंट है फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स इज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से मतलब है कि लोग पहले पुअर थे, वो एक स्टोन एज में रहते थे, जिसे करते करते उनके पास प्रॉपर्टी है, उसको कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, उनके पास वेल्थ आना शुरू हो गई, पब्लिक प्रॉपर्टी होना शुरू हो गई। तो उससे क्या हुआ कि लोग बढ़ते गए, उनका जो माइंडसेट है वो चेंज होता गया, फिर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी, टेरिटरी अपनी लेना शुरू कर दी। तो इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ने भी स्टेट बनाने में मदद की। उसके अंदर सबसे पहले हम हंट्समैन जैसे कि नाम के
हंटर्स। तो ये वो स्टेट्स थी जहाँ पे लोग जो है उनके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी और लोग ऐसी आवारा घूम रहे होते थे, उसके अंदर कोई रिच और पुअर की डिस्टिंक्शन नहीं थी। एंड जो लाइवलीहुड के लोग करते थे वो हंटिंग करते थे, हंटिंग करके अपना गुजारा करते थे। जो सेकंड स्टेज है वो है हर्ड्समैन स्टेज। हर्ड्समैन स्टेज में ये हुआ कि कुछ एक्यूमुलेशन होना शुरू हो गई, कुछ उन्होंने प्रॉपर्टी लेना और एक्यूमुलेट करना शुरू कर दी। थर्ड इज़ अ हस्बैंड स्टेज। उसमें ये था कि जो टेरिटरीज, जो रीजन, जो प्रॉपर्टी उन्होंने ली थी उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया इनटू स्टेट्स। इसके अंदर हम ये एक कोट करेंगे एट द एंड ऑफ द गीटल, जो कि एक साइंटिस्ट है, जिसमें हमने कहा था कि इस थ्योरी को, ये जो एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री वाली थ्योरी है फॉर द ओरिजिन ऑफ स्टेट को सपोर्ट करता है। तो उसमें उसने कहा था डिफरेंसेस इन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन यानी कि जो आपका प्रोफेशन है, कुछ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेबर्स हैं, टीचर्स हैं, एंड वेल्थ क्रिएटेड सोशल क्लासेस, यानी कि आपके प्रोफेशन ने और आपकी जो वेल्थ है, रिच और पुअर ने, इन्होंने सोशल क्लासेस बनाई या फिर कास्ट सिस्टम बनाया। एंड द डोमिनेशन ऑफ वन क्लास बाय अनदर, और इस वजह से कुछ क्लास वेल्थ की बेसिस पे एक के ऊपर थी, कुछ ऑक्यूपेशन की बेसिस पे दूसरे से ऊपर थी, फॉर द पर्पज़ ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की लोगों की वॉज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द राइज ऑफ गवर्नमेंट। तो इस तरह से गवर्नमेंट्स या स्टेट्स जो हैं वो वजूद में आई। अब इसका जो लास्ट एक्सपेक्ट है विच इज़ द फिफ्थ पार्ट इज़ पोलिटिकल कॉन्शियसनेस, कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आना शुरू हो गई, पॉपुलेशन हुई और उनके पास वेल्थ थी, तो उनको फिर समझ आई कि अब हमें एक नीड है कि हम एक स्टेट बनाएं जिसके अंदर हम अपनी इस वेल्थ को, इस पॉपुलेशन को यूज़ करें और अपनी जो एक गवर्नमेंट है उसको एक्सरसाइज कर सकें। अब ये थ्योरी जो है एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, ये सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक और साइंटिफिक थ्योरी है फॉर द स्टेट ओरिजिन्स।